लोगों को L1 क्लासेज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीवी सर आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। देखिए, सबको पता है कि हमारे चैनल पर डे 30 क्वेश्चंस टीजीटी स्तर के कराए जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है टीजीटी के साथ साथ पीजीटी भी प्रश्नों के लिए। यदि आप अन्य एग्जामिनेशन परीक्षा दे रहे हैं, लेट अस सपोज बिहार का या उत्तराखंड का या कहीं का केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं, तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्नों की श्रृंखला है। देखिए, अभी हमारे चैनल पर ऑफर चल रहा है, हो सकता है यह ऑफर आज ही आपका खत्म हो जाए, आज ही यह ऑफर खत्म हो जाएगा और इसके बाद फीस आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए जो लोग एडमिशन ना लिए हो, लेना चाहते हो, तुरंत एडमिशन अपना सिक्योर कर लें। आपको पूरा प्रैक्टिस सेट एक सीक्वेंस में थ्योरी की क्लास तब तक मिलेगी और इसका भी मिलेगा, पेपर का भी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रैक्टिस बैच का ऑफर कितना है, मात्र 149 में पूरे मंथ का ऑफर है। सूरज कुमार, गुड इवनिंग सूरज जी। मात्र 149 रुपीज पर मंथ का, जो कि बहुत ही कम फीस है। आज ये कहिए स्टूडियो एंड टाइप का ही खर्चा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों पर। आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सही उत्तर का आपको चयन करना है। एक चीज बता दीजिए, वॉइस या आ रही है कि नहीं? अगर वॉइस एंड अदर कोई चीज प्रॉब्लम हो तो बताइए। कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। CH3CH2X से CH3CH2CH2 एल्केन बन रहा है। तो एल्केन जो बनता है वह लिथियम प्लस कॉपर आयोडाइड के उपस्थिति में बनता है, अर्थात ए का जो ऑप्शन होगा हमारा, ये थर्ड वाला होगा। ए का कौन सा होगा? थर्ड होगा। तो हम करेंगे क्या, दोनों इन ऑप्शन को हटा देंगे, क्योंकि पहले ही हम ठीक। अब देखिए, दूसरा है डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड और हो जा रहा है। रिएजेंट कौन सा बचा? 1 2 3 बचा। यह एनबीएस होता है। देखिए एनबीएस क्या होता है, ऐसे समझिए। जो एनबीएस करेगा, यह एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स करेगा, यहां पर बीआर जोड़ देगा और जब इसे एल्कोहलिक केवेज देते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्टरनेट 2 डबल बॉन्ड्स में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी का 2, अर्थात ए का थर्ड, बी का 2। तो इसमें एक ऑप्शन कोई आप चूज कर लीजिए, यही बचा हमारे पास, तो इसी को मान लेंगे। देखिए NH2OCO, यह हमारा CO ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करता है। इसको ऐसे कर दीजिए, क्लियर हो जाए। तो ये तो चला जाएगा इसका, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चला जाएगा इसका। इसको चेंज कर दीजिए, कितने में? 4 में चेंज कर दीजिए बस। तो सही आंसर क्या हो गया? 1 का बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुडवर्ड फिशर नियम निम्नलिखित में किस एक से संबंधित है? कॉन्जुगेटेड डाइन एंड ट्राइइन सिस्टम से, एलिफैटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड से,
वनली कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक कंपाउंड से कि वनली कॉन्जुगेटेड एलिफैटिक कंपाउंड से? बताइए जरा, आंसर दीजिए इसका। कह रहा है कि वुडवर्ड फिशर रूल, वुडवर्ड फिशर रूल जो हमारा लैम्डा मैक्स निकालने का एक नियम है, यह किसके लिए सही है? देखिए, वुडवर्ड फिशर रूल जो होता है वह हमारा डाइइन और ट्राइइन के लिए संबंधित होता है, अर्थात कॉन्जुगेटेड डाइइन। कॉन्जुगेटेड डाइइन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। ये तो डाइइन हो गया और ये हमारा हो गया ट्राइइन। ये क्या हो गया? डाइइन हो गया, ट्राइइन हो गया। डाइइन और ट्राइइन सबके लिए एप्लीकेबल है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है सूरज कुमार जी, पहला का 1 आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है और कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब क्रियाशीलता को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड इज गिवन बिलो। इनके कोड को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका। सूरज कुमार कह रहे हैं तीसरे का डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रियाशीलता होती है, अभिक्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। और हम जानते हैं ऑर्डर माइनस आई ग्रुप का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? एफ का, फिर Br का, फिर Cl का, फिर आई का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक सीक्वेंस में ही दिया गया है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 का ये ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो रिएक्टिविटी होगी वह किस पर निर्भर करेगी? उनके माइनस आई ग्रुप किसमें सबसे ज्यादा है? आई में, सॉरी, एफ माइनस आई पावर ज्यादा, तो इसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्काइन जो होता है वह मोर रिएक्टिव होता है, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एकदम सही कर रहा। देखिए, ये हमारा एल्कीन है, अगर इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मान लीजिए H प्लस अटैक कराएं तो क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस बनेगा। अगर एल्काइन है, इसमें हम H प्लस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पर क्या बन जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी देखिए,
इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है, इसलिए मोर रिएक्टिव होगा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। जिसमें पहला स्टेटमेंट सही होगा वह सही होगा। फिर कह रहा है कि एल्कीन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्काइन गिव न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताइए जरा आंसर तो। एल्काइन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यह भी सही कह रहा है स्टेटमेंट्स, जिसमें 1-2 सही होंगे। न्यूक्लियो एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो सही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड, तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हो जाएंगे। क्लियर? हेलो हेलो बेटा, 7 नंबर पीडीएफ फाइल भेजो। जो 7 नंबर पीडीएफ बना के अंकल के पास भेजे थे। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the given reaction C6CH5 C triple bond CCH3 Na ammonia liquid, X will be 1 phenyl propene trans 1 phenyl propene cis 1 phenyl propene। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इधर देखिए, ये जो होता है NaNH3, यह हमारा ट्रांस एडिशन देता है C6 होना चाहिए, C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCH3, अर्थात यह हमारा क्या देगा? ट्रांस एडिशन देता है। लेकिन अगर इसी को हम लिंड लार कैटेलिस्ट लेते हैं तो यह हमारा क्या देता है? 6 एडिशन देता है। लिंडलार कैटेलिस्ट क्या देता है? 6 एडिशन देता है, जबकि NaNH3 क्या कौन सा एडिशन देता है? ट्रांस एडिशन। तो ट्रांस किस में लगा हुआ है? इसी में लगा हुआ, ट्रांस 1 फिनिल प्रोपीन, यही हमारा है ट्रांस 1 फिनिल प्रोपीन, यही करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन रिएक्शन X will be bromine carbon tetrachloride, X will be meso 2,3-dibromobutane या रेसमिक मिक्सचर ऑफ 2,3-dibromobutane या मेजो एज वेल एज रेसमिक मिक्सचर या 1-bromो-2-ब्यूटेन। बताइए जरा इसका। बताइए। सूरज कुमार कह रहे हैं कि अच्छा 5 का बता रहे हैं। चलिए 6 का बताइए आंसर जल्दी से।
देखिए, हम आपको इसका एक नियम बता दे रहे हैं। इसका जो नियम होता है, एक नियम लागू होता है CAR। सी मतलब सिस एल्किन, ए मतलब होता है एंटी एडिशन, आर मीन्स होता है रेसमिक मिक्सर। अगर सिस एल्कीन है तो एंटी एडिशन होगा और क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर। इट मीन्स अब हमको पता चल गया कि इस ये कौन सा एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है। और तो सिस एल्कीन में क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। और सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर, अर्थात जिसमें हमारा रेसमिक मिक्सचर होगा वह दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। दोनों ऑप्शन क्या होंगे, नहीं होंगे। तो अब बचा हमारा जो ट्रांस एल्कीन होता है वह भी एंटी एडिशन देता है, लेकिन यह क्या देता है, मेसो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अर्थात प्रोडक्ट क्या देगा, मेसो देगा। और मेसो प्रोडक्ट क्या होते हैं, देखिए CH3, Br, CH, CH3, CH3, CH, Br। ये यहां से ऐसे ब्रेक कर ले तो एक दूसरे का अगर कट करने के बाद मिरर इमेज हो जाए तो वह सदैव क्या कहलाएगा, हमारा मीसो प्रोडक्ट कहलाएगा। और इसका नामनक्लेचर करेंगे 1 2 3, तो 2 3 मीसो 1 2 3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन का द प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट क्या होगा, बताइए जल्दी से। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। आदेश कुमार करें, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। यह हमारा एक मैनिच रिएक्शन है। कैसे, देखिए इसको जब बेस देते हैं तो यहां का एच निकल जाता है और कौन यौगिक बनेगा, ये माइनस बनेगा। यह माइनस CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 कार्बोनिल की कार्बन पर अटैक करेगा तो और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए एक कार्बन हो जाएगा, ए O माइनस हो जाएगा, ACH3 हो जाएगा, ACH3 हो जाएगा। और यहाँ पर डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। इसको दे दीजिए H प्लस, तो H प्लस इसके साथ चला जाएगा, OH बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, देखिए यहां से COH, CH3, CH3। और जब इसका डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ का OH और यहाँ का H और फॉर्मेशन कर लेगा क्या, डबल बॉन्ड CH3, तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज मैनिच रिएक्शन। क्लियर। इस तरीके से यह ये हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक होता है, क्योंकि यह इनोलेट जो आयन बनता है यह रेजोनेंस शो करेगा और रेजोनेंस सदैव स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सूची फर्स्ट तत्व को सूची सेकंड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सही उत्तर इसमें बताना है कौन सा होगा। इनर्ट गैस एलिमेंट्स कह रहा है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये 6 ऊपर होना चाहिए, NP6। देखिए कुछ ठीक है, चलिए इधर देखिए 8 का C कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। इनर्ट गैस एलिमेंट या तो एक किसका होगा, 1s2 से NS2 से NP6 हो जाएगा। तो A का 2 किसमें दिया गया है, देखिए तुरंत हम दो ऑप्शन इनको हटा देंगे। अब जिसका आपको याद हो, अब देखिए बचा हमारा पास क्या, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यप होता है, तो इसे यप ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हैं। यप ब्लॉक का एलिमेंट्स होने के कारण से डी कहां चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। तो डी हमारा थर्ड में जाएगा, तो निश्चित रूप से सी ऑप्शन सही होगा। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारा किसका होगा, n माइनस 1 डी से 1 से 9 तक NS2 हो जाएगा। और हमारा बचा क्या, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, दिस इज NS1 टू NS5 होता है। ये 5 तक जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्न पर विचार करें। सोडियम एसिटेट, एस्टिक एसिड, सोडियम एसिटेट, एस्टिक एसिड। उपरोक्त सब मोलर जलीय विलयन का पीएच इस प्रकार होगा। इनका आपको पीएच को बताना है, क्या ऑरेंज ऑर्डर पीएच का होगा। जल्दी से इनके पीएच को बता दीजिए। दीपक कह रहे हैं 9 का ए होगा। देखिए पहले अम्लीता चेक करते हैं, अम्लीता किसकी ज्यादा होगी, एसिटिक अम्ल की। एस्टिक एसिड इज ग्रेटर देन एसिटिक एसिड प्लस सोडियम, सोडियम एसिटेट इज ग्रेटर देन सोडियम एसिटेट। तो पीएच अम्लीता का जस्ट उल्टा, पीएच जो होता है अम्लीता का उल्टा होगा। तो सबसे ज्यादा सोडियम एसिटेट का होगा, अर्थात 3 नंबर का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर 2 नंबर का होना चाहिए, फिर 1 नंबर का, अर्थात ऑप्शन हमारा क्या होगा। अरे सबसे ज्यादा पीएच पूछा ना, तो पीएच सबसे ज्यादा किसका होगा, बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, या कैसा क्षारी होगा, ये भी क्षारी होगा, लेकिन या बफर विलयन होता है क्षारीय, मान लीजिए ये क्या होगा, अम्लीय होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, फिर लास्ट में इसका हो जाएगा। तो 1 सबसे कम, 3 सबसे ज्यादा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, 1 का ज्यादा, 2 का उससे कम, 3 का सबसे कम हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए
और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इनके सही उत्तर को चेंज करना है। देखिए, SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है और सदैव वाल्डेन इन्वर्जन प्राप्त होता है, तो बी का ऑप्शन 1 होगा। SN2 रिएक्शन में जो होता है कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड देते हैं। इसमें कौन से एल्किल हैलाइड देते हैं? प्राइमरी देते हैं, इसमें इन्वर्जन प्राप्त होता है। E2 रिएक्शन जो होता है वह एंटी पेरी प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्थात इसका सी हो जाएगा। और E1CB में कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। तो 1 का 4 1 3 2 4 1 3 2 अर्थात सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। pyridine much less basic than triethylamine because is pyridine। कह रहा है pyridine ट्राईएथिलएमीन की तुलना में कहीं कम क्षारीय क्यों होता है? कारण यह है कि pyridine में नाइट्रोजन परमाणु का अकेला इलेक्ट्रॉन जोड़ी लोन पेयर 5 फ्रेम के समांतर होता है ताकि एरोमेटिसिटी बनी रहे। द नाइट्रोजन एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय प्लस m इफेक्ट। The lone pair of the nitrogen atom does not contribute formation of aromaticity। नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन जोड़ी एरोमेटिसिटी बनाए रखने में योगदान नहीं देती है। 11 नंबर बताइए। pyridine की बात कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखिए, ये हमारा pyridine है। ग्यारह के बी कर रहे हैं। एक ट्राईएथिलएमीन है CH2 C2H5। बताइए। दीपक पटेल कह रहे हैं 11 का ए, सूरज कुमार कह रहे हैं 11 का बी। देखिए पहला ही स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखिए ये pyridine है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये देखिए इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जो एसिडिटी होती है, अम्लीता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस कैरेक्टर, यस गुण पर निर्भर करती है। तो यस गुण किसमें ज्यादा होगा? इसमें ये अम्लीय होगा और ये क्या होगा? क्षारीय होगा। अम्लीय क्या होगा? क्योंकि इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस पर sp3 है। यहां पर यस कैरेक्टर कितना है? 33%। यहां पर यस कैरेक्टर कितना है? 25%। तो इट मीन क्षारीय ए हो जाएगा, अम्लीय ए हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 39 किलो कैलोरी पर मोल। बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 39 किलो कैलोरी पर मोल है। बेंजीन का निर्माण उष्मा 39 किलो कैलोरी पर मोल है। बेंजीन का प्रायोगिक निर्माण का एक काल्पनिक मॉडल की तुलना में 39 किलो कैलोरी
पर मोल कम है। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। नहीं क्लियर हुआ? इधर देखिए कैसे क्लियर होता है। जो रेजोनेंस एनर्जी होते हैं, रेजोनेंस एनर्जी जैसे ये बेंजीन का आप लोग निकालते हैं, एक देखिए एक केकुले स्ट्रक्चर या कोनिकल स्ट्रक्चर्स होता है, इसकी जो रेजोनेंस बॉन्ड एनर्जी होती है, अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी को हम x माने और इसकी बॉन्ड एनर्जी को y माने, तो रेजोनेंस एनर्जी जो बराबर होता है y माइनस एक्स बराबर 36 किलो कैलोरी। यह 36 किलो कैलोरी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर से हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर की ज्यादा होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि बेंजीन का प्रायोगिक निर्माण का काल्पनिक मॉडल की तुलना में 39 किलो कैलोरी जो है पर मोल से ज्यादा है। इसकी जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाता है, इनको बॉन्ड कैलकुलेशन के द्वारा निकाला जाता है। तो जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा रीजन होगा, या इसके बॉन्ड एनर्जी में इसके बॉन्ड एनर्जी को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements. Entropy of the universe is continuously increasing and tends to maximum. ब्रह्मांड की एंट्रॉपी लगातार बढ़ रही है और अधिकतम की ओर अग्रसर होती है। पहला स्टेटमेंट, टोटल एंट्रॉपी चेंज ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल इज जीरो। इन एनी इरिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस देयर इज ए डिक्रीज इन एंट्रॉपी। किसी भी अपुनवर्ती चक्रीय प्रक्रिया में एंट्रॉपी की कमी होती है। बताइए जरा आंसर इसका। तो बताइए। नहीं क्लियर हो रहा? देखिए पूरे ब्रह्मांड की एंट्रॉपी बढ़ रही है क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें इरेगुलरिटीज को बढ़ रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड की एंट्रॉपी जो होती है वह बढ़ रही है। पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। टोटल एंट्रॉपी चेंज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल इज जीरो, अर्थात टोटल चेंज ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइक्लिक इज जीरो। यह भी स्टेटमेंट सही है, अर्थात जिसमें 1-2 स्टेटमेंट्स होंगे वो सभी सही होंगे, अर्थात ये दोनों तो हट गए। इन एनी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस देयर इज डिक्रीज इन एंट्रॉपी। देखिए इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस का भी एंट्रॉपी चेंज डेल्टा एस इक्वल टू जीरो होता है, जबकि यह डिक्रीज शब्द का रहा, तो यही स्टेटमेंट्स गलत है। तो ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो सही स्टेटमेंट्स क्या होगा? 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रमाण प्रक्रिया पर विचार करें और
एग्जाम्पल्स ऑफ इंड्यूस्ड रेडियोएक्टिव वुड इंक्लूड इन द रिएक्शन। प्रेरित रेडियोधर्मिता के उदाहरणों में निम्नलिखित अभिक्रियाएं शामिल हैं। बताइए 3 and 4, 1 and 2, 1, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। जल्दी से बताइए। नहीं याद आया? देखिए इंड्यूस्ड रेडियोएक्टिविटी उसी में होता है जहां पर अल्फा कण की बमबारी की जाती है। अल्फा कण की बमबारी की जाती है। अल्फा कण की बमबारी किसमें किसमें की गई है? देखिए एक इसमें अल्फा कण की बमबारी की गई है, इसमें भी की गई है, इसमें भी की गई है। देखिए यहां भी अल्फा कण, यहां भी अल्फा कण, यहां भी अल्फा कण। 1, 3 and 4 अर्थात सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहां अल्फा कण की बमबारी की जाएगी वहीं पर वो हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट इक्विलिब्रिया विथ लिस्ट सेकंड एंड द सेलेक्ट करेक्ट आंसर ऑफ द कोड इन गिवन बिलो। रिएक्शन दिया गया है, लिस्ट के सेकंड नाम दिए गए हैं, इनको सेलेक्ट करना है। देखिए कैसे सेलेक्ट करते हैं। यहां पर दो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, यहां पर दो गैसियस मॉलिक्यूल को इंडोथर्मिक हायर टेम्परेचर। अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स इधर और दोनों डायरेक्शन में बराबर हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात पी के लिए क्या होगा? हाई टेम्परेचर 1 एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए पी के लिए 1 एंड 5 ये हो जाएगा। अब 2 के लिए देखिए यहां पर कितने गैसियस मॉलिक्यूल्स? 1, 2, 3 गैसियस मॉलिक्यूल इधर, इधर कितने हो गए? 2। अर्थात प्रेशर हाई, हाई प्रेशर कौन सा होगा? टी। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक तो लो टेम्परेचर, अर्थात 3 and 2 या 2 and 3 होगा, अर्थात ये सही होगा। ये जो होता है एक्सोथर्मिक या सदैव लोअर टेम्परेचर। यहां पे देखिए एक्सोथर्मिक है तो लोअर टेम्परेचर होगा। लोअर टेम्परेचर कितना है? लोअर टेम्परेचर यहां गैसियस मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। यहां कितने हैं? 3। तो क्या हो जाएगा? अरे इधर कितने हैं? 3, 1, 4 हैं। अर्थात यहां प्रेशर लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अर्थात लो प्रेशर और लो टेम्परेचर 2 and 4, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है उनका सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले से खाली किए गए 1.0 लीटर के बर्तन में अमोनिया के 2 मोल डाले जाते हैं। उच्च तापमान पर 2 NH3 पर इसका वियोजन है। ये वियोजन है, देखिए 2 NH3 से N2 + 3H2। ठीक, साम्यावस्था पर इतना मोल शेष रह जाता है तो साम्यावस्था स्थिरांक Kc
का मान कितना होगा? ये जानना चाहता है आपका केसी का मान कितना होगा। देखिए, आपको केसी का मान चाहिए। ये 2 मोल्स इनिशियल में लिए गए हैं, 2 मोल्स इनिशियल में लिए गए हैं, 2 मोल्स इनिशियली ये 0 0 बनेगा। 1 मोल रिमेनिंग रहेगा तो 2 - 1 मोल यहां रिमेनिंग होगा। यहां पे देखिए, अगर 1 मोल रिमेनिंग है, इसको जरा देखिए, ऐसे समझिए। या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, NH3 1/2 N2 प्लस 3/2 H2। 1 मोल रिमेनिंग तो 2 - 1 तो 1/2, ये कितना हो जाएगा? 3/2। क्योंकि 1 मोल गया तो 1 मोल गुणते 1 गुणते 1। अब देखिए केसी बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2। एक मिनट केस देखिए, सिंपली केसी बराबर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3 बटे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। ऐसा ये हमारा बनेगा, ठीक। और इसकी जो वैल्यू होगी, देखिए केसी बराबर जो होता है वह किसकी वैल्यू कर रहा है? N2। N2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 या 1/2 लिख लीजिए, इंटू 3/2 पावर कितना? 3 बटे 1 पे पावर 1 कितना हो जाएगा? 27×50। कितना हो जाएगा? 3×3 = 9, 3 27, 27 के 27 गुणते 0.5 बटे 8, 13.5/8 बराबर कितना हो जाएगा? 1.70। अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर गिवन द alpha degree of dissociation, which of the following have highest value of 1/2 factor? किसका 1/2 कारक सबसे अधिक होगा? बताइए, सबसे ज्यादा 1/2 फैक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा? देखिए, इसको देखा जाए तो क्या देगा? Na+Cl-, इसका 1/2 फैक्टर I = 2 होगा। K4Fe(CN6), इसका 1/2 फैक्टर क्या होगा? 4K+FeCN6, 4 - दिस I = 5। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट है, ये डिसोसिएट देगा कैल्शियम 2+, 2NO3-। यहाँ पर I का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए NaH4+ 3 टाइम्स प्लस PO4, यहाँ पर I का मान 4 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? सी ऑप्शन में होगा।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। फास्फोरस, सोडियम, कोबाल्ट, आयोडीन, लोकेशन ऑफ ट्यूमर इन द ब्रेन, लोकेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट्स एंड रेडियोथेरेपी, एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए, जब आपको बहुत ज्यादा ना याद हो तो आप सदैव क्या करेंगे, उसका जो एक आंसर आ रहा हो उसको, जैसे सबको पता है कि जो कोबाल्ट होता है वह कैंसर के इलाज में किया जाता है, तो इसका जो होता है उसे कहा जाता है रेडियोथेरेपी, अर्थात सी का थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब हम पूरे क्वेश्चन में देखेंगे सी का थर्ड ऑप्शन कोई सही है, तो हमारा सी ऑप्शन पहले से ही पता चल गया, सी ऑप्शन सही होगा। देखिए, फास्फोरस को हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, सोडियम का जो यूज करते हैं लोकेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है, आयोडीन का उपयोग लोकेशन ऑफ द ट्यूमर इन द ब्रेन, ट्यूमर ब्रेन के ट्यूमर में पता लगाने में किया जाता है। तो सही आंसर होगा 18 का सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए प्योर सॉल्वेंट हैज यूनिक एक्टिविटी, एक शुद्ध विलायक की सक्रियता इकाई होती है। ए प्योर सॉल्वेंट हैज यूनिट एक्टिविटी, अर्थात जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसकी एक्टिविटी कितना होती है, यूनिट, एक इकाई के बराबर होती है। दूसरा कहा एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ सिंगल आयंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ये गलत कह रहा है कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑलवेज लेस देन यूनिटी, यूनिटी से कह रहा है कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, ये नहीं बता रहा है, केवल कह रहा है लेस देन यूनिटी। ये स्टेटमेंट्स गलत है। एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ सिंगल आयंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक सिंगल आयन के एक्टिविटी कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। आंसर इज 1 एंड 3 करेक्ट, अर्थात डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 1 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉर गिवन आयनिक कंसंट्रेशन द एक्सटेंट ऑफ ion pair formation is greater than the smaller size of the ion, the higher their valency, the higher are the dielectric constant of the solvent. of these statements, इन दोनों कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। देखिए, जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है, आयनिक कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयन, आयन के साइज के प्रोपोर्शनलिटी होता है, एंड हायर बैलेंसी, हायर बैलेंसी एंड higher the dielectric constant of the solvents and reciprocal of the dielectric constant. अब आपको बताना है कौन सा सही होगा। देखिए, कह रहा है कि साइज आयनों का आकार जितना छोटा होगा, साइज ऑफ द आयन स्मॉलर, स्मॉलर साइज ऑफ द आयन, जितना साइज स्मॉलर होगा उतना बड़ा होगा। पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट।
दूसरा, द हायर द बैलेंसी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेसिप्रोकल में होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो 1 एंड 2 सही होगा, अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये स्मॉलर साइज ऑफ द आयन, या इसको हटाकर रेसिप्रोकल में कर दीजिए तो ज्यादा गलती से लिखा गया। 1 अपॉन साइज ऑफ द आयंस, ठीक। तो 1 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। the half life of reaction of the first order and reverse रासायनिक अभिक्रिया प्रथम क्रम और व्युत्क्रम अभिक्रियाओं के अर्ध आय क्रमशः 30 इतना किलो जूल पर मोल होती है। अभिक्रिया होगी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। बताइए इसका आंसर। इधर देखिए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच फॉरवर्ड माइनस डेल्टा एच बैकवर्ड। डेल्टा एच फॉरवर्ड कितना है 45.4 माइनस 30.5 बराबर कितना है, हो जाएगा 14.9 किलो जूल पर मोल के। अरे सॉरी, इधर देखिए फॉरवर्ड की वैल्यू कितना दिया गया है, फॉरवर्ड की वैल्यू कितना दिया गया है 30.5, बैकवर्ड कितना दिया 45.4 बराबर माइनस 14.9 किलो जूल है। ये निगेटिव है तो हमारा क्या होगा 100 थर्मिक हो जाएगा, अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। The specific heat of gas gas at constant pressure is represented by C, and that constant is represented by Cp, and their constant volume is represented by Cv. Cp minus Cv is equal to the gas constant. Cp minus Cv is equal to gas constant. Not gas constant. Cp minus Cv, molecular mass of the gas is equal to the gas constant. Cp minus molecular mass of the gas equal to the gas constant. Not equal to gas constant. बताइए कौन सा आंसर है। देखिए सबको पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। R इज द गैस कांस्टेंट, तो किसके बराबर होता है गैस कांस्टेंट, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। तीन केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध और 3 केंद्र 4 इलेक्ट्रॉन बंध पाया जाता है। B2S6 and SiO4SF, B2S6 XeF में XeF6 and BF3 की B2S6 ओनली। जल्दी से दीपक जी बताइए आंसर।
देखिए इसका ये होता है डाइबोरेन होता है इस तरीके का। तो सही आंसर होगा B2S6 एलॉन, केवल B2S6। द इफेक्ट ऑफ जूल थॉम्सन एक्सपेंशन on hydrogen and helium are at room temperature, cooling and heating respectively, heating in respect of both the gases, heating and cooling respectively, क्रमशः तापमान और शीतलन, cooling in respect of both the gases, दोनों के संबंध में शीतलन। जल्दी से बताइए। देखिए देखिए जूल थॉम्सन इफेक्ट में ये चीज याद कर लीजिए, एच क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। हीलियम एंड हाइड्रोजन के लिए हीटिंग हीटिंग इफेक्ट, अदर गैसेज के लिए, इसके अतिरिक्त सभी गैसों के लिए कूलिंग इफेक्ट। ठीक, आइडियल गैस के लिए म्यू जे टी इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो सही आंसर होगा हीटिंग रिस्पेक्ट ऑफ द बोथ गैसेज, दोनों गैसेज के लिए सदैव जो होगा वह हीटिंग इफेक्ट शो करता है। हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी गैसों के लिए या क्या शो करता है, कूलिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि पोरस प्लग जूल थॉम्सन ट्यूब में जब हम इन गैसों को डालते हैं तो इन दोनों गैसों का टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, बढ़ता है। और इसके अतिरिक्त जितने गैसें को पोरस प्लग के थ्रू पास कराया गया सभी गैसों का टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज करता है, लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन के केस में यह टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। पच्चीस का रहा है, इनके शेप को मैच कराइए। टेट्राहेड्रल है, XeF4 याद होगा, XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन, इसका जो शेप होता है स्क्वायर प्लेनर होता है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह क्या होगा, sp3d2। बॉन्ड देखिए, बॉन्ड पेयर कितने, 4, लोन पेयर कितने, 2। ठीक है, sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। इसका होगा sp3, इसका हो जाएगा इसका भी sp3। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा इसलिए इसका पिरामिडल शेप होगा। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। इसके पास डिस्टॉर्टेड होगा, इसका हमारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है। तो सही आंसर क्या होगा, ए का 3rd, बी का 1, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ रेडियस रेशियो दिया गया है R+R, प्लेनर, ट्राइंगल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड टेट्राहेड्रल। यह कोऑर्डिनेशन नंबर दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको इनके बताने हैं। देखिए सबसे पहले आता है लीनियर। लीनियर का जो होता है बहुत कम वैल्यू होता है, तो उसके बाद प्लेनर ट्राइंगल का
हमारा 0.155 के बराबर होगा। जो स्क्वायर प्लेनर होता है इसकी वैल्यू 0.414 होती है। बॉडी सेंटर्ड की सबसे ज्यादा होती है, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का होता है 0.732 और टेट्राहेड्रल का कौन सा होगा 2.205 के बराबर होगा। अब इनको मैच करवा लीजिए। ए का 3, बी का 4, सी का 1, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Infinite dilution of an electrolyte, the equivalent conductance of the cation and anion depends on the mobility of the ion. आयनों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। Depends on the charge of the cation and anion और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसको कौन दिया था, कोलराउस ने दिया था। और कोलराउस लॉ जो होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वह मोबिलिटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन पे डिपेंड करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ द आयन, आयनों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। क्लियर। अरे भाई रेनायन एनायन आवेश पर निर्भर ही नहीं करेगा और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पर भी निर्भर नहीं करेगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये सभी स्टेटमेंट्स गलत हैं हमारे, केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 कर रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल, न्यूक्लियर रेडिएशन, मरकरी लैंप, वेपन लैंप, रेडियो एक्टिविटी, कैटलिस्ट, सनलाइट। देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन सदैव सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट में होते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन रेडियो एक्टिविटी का है। तो मरकरी वेपर फेज किसका होगा, अल्ट्रा वायलेट का होगा। अर्थात फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। सेकंड का देखिए बी दिया गया है, थर्ड का ए दिया गया है और फोर्थ का डी दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 28 का बी। 29 कह रहा है डाई टर्सरी एल्कोहल, हाफमैन सिंथेसिस, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, किलियानी सिंथेसिस। हाफमैन सिंथेसिस तो ठीक है, एमाइड से एमीन ही हो जाएगा। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन कहाँ चले जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में चले जाएंगे। सी का 2, सी का 2 सी का 2 थर्ड डाई टर्सरी एल्कोहल नहीं होता बल्कि डाई हाइड्रिक एल्कोहल होता है। ये होता है डाई हाइड्रिक एल्कोहल। देखिए जो डाई हाइड्रिक एल्कोहल होते हैं उन्हें पिनाकोल्स कहा जाता है। इस तरीके के कंपाउंड्स को हम लोग नाम देते हैं पिनाकोल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है पिनाकोल होते हैं। फर्स्ट का डी ऑप्शन सही होगा। सेकंड का सी, सेकंड का कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है। थर्ड का किलियानी सिंथेसिस, थर्ड का डी।
देखिए फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, डी। सेकंड क्या है, हाफ माइन सिंथेसिस, सेकंड का सी। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोहाइड्रेट, तो थर्ड का कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियानी सिंथेसिस कहां जाएगा, और फोर्थ का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइटेनियम 3+ इज पर्पल, वाई टाइटेनियम 4+ colorless because there is no crystal field effect of titanium 4+. The energy difference between Eg and T2g orbital of Ti4+ is quite high and hence does not fall with the visible region. D Ti4+ has 3d 0 configuration. Titanium 4 is very small cation when compared to titanium 3+ and hence does not absorb any radiation. दीपक कह रहे हैं कि 30 का सी ऑप्शन सही होगा। देखिए टाइटेनियम जो होता है, टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 22 होता है, 18 3d2 4s0। टाइटेनियम जब 3+ लिखते हैं तो 18 3d1 हो जाता है। अगर टाइटेनियम 4+ लिखते हैं तो 18 3d0 हो जाता है। 0 होने के कारण से यह क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, अर्थात 3d0 यह हमारा कलरलेस होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहीं पर आज की प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो जा रही है, और जो लोग ना जुड़े हों चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या टेलीग्राम इस पर जाके जुड़ सकते हैं। यदि कोई जुड़ने में समस्या आ रही है तो दिए गए नंबर से पर कॉल कर लें। देखिए जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि 30 क्वेश्चन की एक श्रृंखला कराई जाती है पर डे, और साथ में आपको थियरी की भी क्लास पढ़ाई जाती है जो कि 6:30 PM से शुरू होगी। आज अभी 6:30 PM से एल्डिहाइड कीटोन्स की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो कि कल पढ़ा गया था। एल्डाल कंडेंसेशन पढ़ाया जा रहा है। आज हम लोग एल्डाल कंडेंसेशन के बारे में और बहुत सारी जानकारियां देखेंगे। एल्डाल कंडेंसेशन, इंट्रा एल्डाल कैसे होता है, सारी चीजें आज थ्योरी में एल्डाल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको जुड़ना है चैनल के माध्यम से तो आप L1 क्लासेज प्रयागराज चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने परिचितों को शेयर और लाइक कर दिया करिए, तो जिससे लोगों को पता चल जाए कि बढ़िया चल रहा क्लास। और आप लोग अपने परिचित को जरूर भेजते रहिए। तो चलिए आज यहीं पर प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गुड इवनिंग। अभी आपसे 6:30 बजे फिर पुनः मुलाकात होती है, तब तक के लिए सब लोगों को भाई गुड नाइट, गुड इवनिंग।